With the name of Allah, the most merciful and grateful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मुसा कासम। आज की वीडियो लेक्चर में हम इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़ को कवर करेंगे। हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इसी यूनिट में मौजूद पहले 4 ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से होगा। यानी हम आज के वीडियो लेक्चर में ओवरव्यू ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान कवर करेंगे। यानी ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके पर्पस क्या थे, इसके एम क्या थे, कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ थे जिसके अगेंस्ट इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। एंड सबसे बढ़कर जो कि बार बार एमसीक्यूज़ में आता है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ था। इसी प्रोग्राम के तहत हम एक प्रोसेस करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। यानी इसी प्रोसेस या एक्टिविटी के दौरान हम इंडिविजुअल के बॉडी में एक्टिव या पैसिव तरीके से हम इम्यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो इम्यूनिटी बनती है वो हमारा डिफेंस होता है और उसका काम होता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर एक्चुअल में हमारा उसी ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपोजर हो जाए जिसको हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। इम्यूनाइजेशन में हम दो तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरे को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, हमारे पास सर्टन कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो हमारा तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसी के हवाले से है कि वो कौन से डिजीज़ हैं जिनको हम वैक्सीन के ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल इम्यूनाइज होगा, उसका इम्यून सिस्टम बनेगा। तो इम्यून सिस्टम बनने की वजह से उसी इंडिविजुअल में वो बीमारी काज नहीं होगी। जब उसमें काज नहीं होगी तो दूसरे लोगों तक भी उस डिजीज़ की ट्रांसमिशन रुक जाएगी। हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वैक्सीन। हम उसी एजेंट के हवाले से बात करेंगे जिसके ज़रिए हम इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी को बनाते हैं। उनके टाइप्स कौन से हैं, किस तरह से उसको क्लासिफाइड किया गया है, ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं। बाकी रिमेनिंग जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम इंशाल्लाह इसी यूनिट के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोग अपनी यूनिट के टाइटल को देखें तो वहाँ पे लिखा है इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डिजीज़ के हवाले से, फिर उसके बाद हम डिटेल के साथ इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या है, आप लोगों को ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर से यानी हमारे पास 0 डिग्री पे एक लाइन गुज़रता है जिसको इक्वेटर कहते हैं। एंड ये इक्वेटर क्या करता है, ये हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, दूसरे को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसी इक्वेटर से अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले जाए तो हमारे पास तकरीबन 23.5 डिग्री पे 23.5 लेटीट्यूड यानी डिग्री पे हमारे पास एक और लाइन बनता है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। सेम अगर हम इसी इक्वेटर से साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं तो सेम वही डिग्री पे यानी 23.5 डिग्री पे हमारे पास एक और लाइन बनता है और उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 लाइन जो है ये हमारे पास ट्रॉपिक रीजन को बनाता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी एरिया तक ये हमारे पास जितना एरिया जितना रीजन बनता है इसको ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। एंड इसी एरिया में जितने भी ममालिक मौजूद है उसी ममालिक में जितने भी डिज़ीज़ है तो उन्हीं डिज़ीज़ को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिज़ीज़। यानी वो डिज़ीज़ जो हमारे पास ट्रॉपिकल
या सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन की तो हमने बात की, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन हमारे पास कौन सा होता है? जिस तरह मैंने पहले बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 5 से लेकर 10 डिग्री तक अबाव या 5 से लेकर 10 डिग्री तक बिलो, ये जो रीजन है। या अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सेम वही बात कि इससे 5 से लेकर 10 डिग्री तक अबाव या 5 से लेकर 10 डिग्री तक बिलो जो रीजन है, तो इन ही रीजन को सब ट्रॉपिक रीजन कहा जाता है। अब अगर हम डिफिनीशन करें ट्रॉपिकल डिजीज़ की, तो वो बीमारियाँ जो हमारे पास ट्रॉपिक रीजन में या सब ट्रॉपिक रीजन में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे बहुत कॉमनली पाई जाती है, तो उन ही बीमारियों को ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाता है। इसी एरिया का स्पेशली ट्रॉपिक रीजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत डायरेक्टली पड़ता है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, वेपर्स बनते हैं, तो उसी वेपर्स की वजह से यहाँ पे रेंज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड रेंज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जंगलात वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें मोस्टली हमारे पास इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथर्न अमेरिका, ये जो ममालिक हैं इसी रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान भी इन एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इस एरिया में पाए जाने वाले डिजीज़ जो है वो हमारे पास ट्रॉपिकल डिजीज़ है। उनकी एग्जांपल हमारे पास मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कालरा हो गया, जितने भी डिजीज़ हैं एंड इन एरियाज़ में मोस्ट कॉमनली या बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको हम ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं। अब हम आते हैं हमारे पहले वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ, इम्यूनाइजेशन की तरफ। इम्यूनाइजेशन क्या है? इस तरह मैंने पहले बात की कि इम्यूनाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, जिसका मकसद ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे बॉडी की एबिलिटी है कि वो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट अपना एक्शन शो करती है, किस तरह से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखती है। ये रेजिस्टेंस हमारे बॉडी की एबिलिटी है। जब हमारी बॉडी की इसी एबिलिटी की लैक होती है, तो हम उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी इस सिचुएशन में हमारे पास इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होता है। वीक होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, अब वो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड इस सिचुएशन में जब डिजीज़ होती है, तो हम उसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो कंसेप्ट आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है ससेप्टिबिलिटी। रेजिस्टेंस क्या है? हमारी बॉडी की एबिलिटी है किसकी? फाइटिंग की। किसके अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जितना हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे इसी एबिलिटी के लैक हो जाती है, तो हम उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जब ससेप्टिबिलिटी होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन हमारी इसी रेजिस्टेंस की एबिलिटी को इंक्रीज करना है। हमारी इसी रेजिस्टेंस की एबिलिटी को इंक्रीज करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। लेकिन इसी एबिलिटी को या इसी रेजिस्टेंस को हम किस तरह से इंक्रीज करते हैं? हम इसको या तो वैक्सीन के ज़रिए इंक्रीज करते हैं या एंटीबॉडीज़ के ज़रिए इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में हम दो तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है इम्यूनाइजेशन। दोनों में क्लियर डिफरेंस है। वैक्सीनेशन में हम जस्ट एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि इम्यूनाइजेशन में
हम दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी हम एक्टिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं एंड पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जबकि वैक्सीनेशन में हमारे पास जस्ट एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। हमारी बॉडी की एबिलिटी, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक को हम इनेट या नॉन स्पेसिफिक कहते हैं एंड दूसरे को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको भी आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम अपने स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून आर रेजिस्टेंट। क्या है इम्यूनाइजेशन? हमारे पास प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इंडिविजुअल को इम्यून यानी स्ट्रांग बनाते हैं, आर रेजिस्टेंट, या हम उसकी वो एबिलिटी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइटिंग के, हम उसी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, टू एन इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम या उसके रेजिस्टेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। किसके ज़रिए? बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। जब हम इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को या उसके रेजिस्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन में हम इंडिविजुअल की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? हर वो बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज हुई है एंड ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ही है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ये तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है, कंटीजियस डिजीज़ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है। लेकिन कंटीजियस डिजीज़ वो डिजीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज तो हुई है लेकिन ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को भी ट्रांसफ़र होती है। लाइक कोविड हो गया, HIV हो गया, फ्लू हो गया, मीज़ल, मम्प, बहुत से हमारे पास बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होती है। चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब वो एक इंडिविजुअल से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो हम उसको कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप लोगों के पास या आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ और वो ये है कि हर कंटीजियस डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस है। ठीक है, हर हमारे पास जो कंटीजियस डिजीज़ है वो इन्फेक्शियस है, लेकिन हर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कंटीजियस नहीं होती। वो तब कंटीजियस होगी अगर वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होगी, तो फिर हम उसे कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं। कंटीजियस डिजीज़ के लिए हम दूसरा टर्म भी यूज़ करते हैं और वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी वो बीमारी जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होती है। Vaccine stimulate the body's own immune system to protect the person against microorganism or against infectious disease। हमने पहले बात की कि इम्यूनाइजेशन के दौरान हम क्या करते हैं, या तो हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं या हम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर, पहले तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, या तो हमने उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया है या उसको इनएक्टिव बना दिया गया है, यानी उसके एबिलिटी या एक्टिविटी को रिड्यूस किया गया है, या हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसके बॉडी का कोई फ्रैक्शन लेते हैं, कोई टुकड़ा लेते हैं और उसको हम इंडिविजुअल के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब हम इसको इंडिविजुअल की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं
इंडिविजुअल का बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन के तौर पे, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, जिसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने इसको बनाया है। तो हमारा बॉडी जो है फिर इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देता है, और जब एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो उसी दौरान हमारे मेमोरी सेल भी बनते हैं और इसी ऑर्गेनिज्म के इमेज को अपने पास रखते हैं। अब अगर रियल लाइफ में यानी एक्चुअल में इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा रियल में एक्सपोजर होता है, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर इमेज बनी है, हमारे बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट हमारा रिस्पांस बना है। तो वो रिस्पांस फिर क्या करता है, हमें इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है जिसके साथ हम रियल में एक्सपोजर में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन की या एंटीबॉडीज़ की, तो इसके केस में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद से प्रोटेक्शन या एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता, बल्कि हमें एंटीबॉडीज़ बाहर से मिलते हैं, और वही एंटीबॉडीज़ इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसके साथ अगर हमारा रियल में एक्सपोजर हो रहा है, तो उसको ख़त्म करते हैं, उसको हमारे बॉडी से डिमिनिश या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन क्या करता है, स्टिमुलेट द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी ये वैक्सीन एंटीजन के तौर पे काम करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट, इसी एंटीजन या इसी वैक्सीन के अगेंस्ट, क्योंकि इसी वैक्सीन के अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं इसी एंटीजन या इसी वैक्सीन के स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर रियल में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके अगेंस्ट भी वही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और इसी तरह क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड रियल में फिर क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या उसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये प्रोग्राम क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, उसके हवाले से अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एज मेनली डिज़ाइन फॉर डिलीवरिंग वैक्सीन टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंट्रोल पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर। इसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था WHO ने 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ के अगेंस्ट। 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ थे जिसके अगेंस्ट WHO ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। वो कौन से थे, अक्सर MCQs में आता है। वो डिजीज़ हमारे पास है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, मीज़ल, पोलियोमाइलाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये 6 बीमारियाँ थी जिनके अगेंस्ट WHO ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 1974 में। इन्होंने अपना एक टारगेट रखा था, और उनका टारगेट था कि हमने इम्यूनाइजेशन को 100% यकीनी बनाना है। 1995 तक हमने मीज़ल का जो इंसिडेंस है, यानी उनके जो न्यू केसेस है, उनको रिड्यूस करना है 95% तक। न्यूनेटल टेटनस को एलिमिनेट करना है, एंड पोलियोमाइलाइटिस को इराडिकेट करना है 2000 पे, यानी 2000 का साल जब करीब आएगा तो उसी तक हमने क्या करना है, पोलियो को इराडिकेट करना है। एक होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, दूसरा है इराडिकेशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है कि आप एक बीमारी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसके ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं। जबकि इराडिकेशन ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है कि आप उसी डिजीज़ को दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हैं। तो इसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 1974 में। 1982 में जब सर्वे किया गया और देखा गया, तो इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज था वो 2 से लेकर 6% तक था, लेकिन टारगेट उन्होंने रखा था 50% कि 1982 तक हमने 50% कवरेज देनी है इम्यूनाइजेशन की, जबकि हमारे पास 2000 तक जो है ये 100% कवरेज होना चाहिए। फिर WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर, USAID के साथ मिलकर, CIDA के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगह पे जो है उन्होंने कैंपेन किए,
और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया कि इस तरह की बीमारियां हैं, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है, उनको जो है डिसेबिलिटी उनमें काज कर सकती है। लोगों में इस तरह की अवेयरनेस लाने के बाद जब उन्होंने दोबारा 1988 में सर्वे की तो इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज था बच्चों में वो तकरीबन 80% तक पहुंच गया था। एंड फीमेल में टेटनस टॉक्साइड की जो कवरेज थी वो 42% तक पहुंच गई थी। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको दूसरा नाम जो दिया गया है वो है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। दूसरा नाम इसका है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये कब आया था वजूद में? 1974 में। कौन लेके आया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद इसी स्लाइड के पहले स्टेटमेंट में मौजूद है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एज मेनली डिज़ाइन फॉर डिलीवरिंग वैक्सीन टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका एम क्या था? इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बच्चे हैं तो उनको वैक्सीन देना है। और उसी वैक्सीन देने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था टू कंट्रोल पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर, वो बीमारियां जो कि इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, लेटर लाइफ में इन बच्चों में डिसेबिलिटीज़ काज कर सकती है, तो उन्हें बीमारियों को कंट्रोल करना है। एस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1974। एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोग्राम जो है 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, जबकि 1978 में ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था। एमसीक्यूज़ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1978 में ये प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था, जबकि 1974 में WHO ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 6 कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए। वो कम्युनिकेबल डिजीज़ उनके नाम मैंने पहले भी लिया, अभी भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वो हमारे पास थे डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, मीज़ल, पोलियोमाइलाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। अगर आप लोगों के लिए इसको याद रखना मुश्किल है तो इसके लिए निमोनिक हमारे पास है DPT, MPT। डी पर डिप्थीरिया, पी पर परटूसिस, टी पर टेटनस, MPT में एम पर मीज़ल, पी पर पोलियो एंड टी पर ट्यूबरकुलोसिस। It is a disease prevention activity aiming at reducing illness, disability, and mortality from childhood diseases preventable by immunization। API जो है ये डिजीज़ प्रिवेंशन एक्टिविटी है और इसी एक्टिविटी का एम मकसद ये है कि रिड्यूस करना है इलनेस को। इलनेस क्या है? इलनेस हमारे बॉडी एंड उसके फंक्शन के दरमियान डिसइक्विलिब्रियम को कहते हैं। तो इसी डिसइक्विलिब्रियम को क्या करना है? रिड्यूस करना है। इलनेस हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो ये कहता है कि मैं जो है ठीक फील नहीं कर रहा। तो वो जो बात कर रहा है कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा, तो ही उसकी इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास सब्जेक्टिव फीलिंग होता है और ये जो सब्जेक्टिव फीलिंग है ये हमारे बॉडी और उसके फंक्शन के दरमियान डिसइक्विलिब्रियम की वजह से बनती है। तो WHO ने इस प्रोग्राम को इसलिए लॉन्च किया था कि प्रिवेंट करना है या रिड्यूस करना है किस चीज़ को? इलनेस को। साथ में डिसेबिलिटी को भी प्रिवेंट करना है। डिसेबिलिटी जो है ये हमारे पास डिजीज़ प्रोसेस का कंपोनेंट है। आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिजीज़ प्रोसेस के 4 कंपोनेंट होते हैं। उसमें पहला कंपोनेंट हमारे पास डिजीज़ इटसेल्फ है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास एम्पेयरमेंट होता है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो डिसेबिलिटी है एंड चौथा कंपोनेंट जो है वो हैंडीकैप है। इन चारों कंपोनेंट के हवाले से मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। डिजीज़ डिविएशन को कहते हैं, यानी जब हमारे हेल्थ से डिविएशन होती है वो कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी के हेल्थ से डिविएशन होती है तो उसी डिविएशन को डिजीज़ कहा जाता है। अगर इसी डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए
तो इसकी वजह से एम्पेयरमेंट हो सकती है। एम्पेयरमेंट क्या है? एम्पेयरमेंट एनी लॉस और इब्नॉर्मेलिटी को कहते हैं, चाहे वो इब्नॉर्मेलिटी या लॉस साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो, चाहे वो लॉस स्ट्रक्चर की हो या फंक्शन की हो, तो उसी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल लॉस को क्या कहते हैं? एम्पेयरमेंट कहते हैं। एम्पेयरमेंट के बाद हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आता है डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी लैक ऑफ एबिलिटी को कहते हैं। लैक ऑफ एबिलिटी मतलब यानी पहले आप जो काम कर रहे थे, सोसाइटी आपके लिए उसी काम को नॉर्मल समझती थी, अब वो काम आप नहीं कर सकते, चाहे ये आपके एम्पेयरमेंट की वजह से हो या आपकी डिजीज़ की वजह से हो, तो उसको इसको डिसेबिलिटी कहते हैं। चौथा कंपोनेंट हमारे पास हैंडीकैप है। हैंडीकैप ये डिसएडवांटेज है, और ये डिसएडवांटेज किसकी वजह से होता है? चाहे ये डिजीज़ की वजह से होता है या डिसेबिलिटी की वजह से होता है, लेकिन इसकी वजह से आपकी वो एक्टिविटी जो आप पहले कर रहे थे वो आपसे ख़त्म हो जाए, आपका जो रोल था वो रोल आपसे ख़त्म हो जाए, तो इसको हैंडीकैप कहते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आप लोगों के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने पढ़े ये टर्मिनोलॉजीज़ आसान हो जाए। सपोज़ एक कार एक्सीडेंट हो गया, उसी कार एक्सीडेंट में एक फुटबॉलर बैठा था, ठीक है? तो फुटबॉलर का पाँव जो है वो कट गया, फुटबॉलर का पाँव कट गया। पाँव कटने की वजह से उसे उसके जॉब से निकाला गया, यानी वो किसी गवर्नमेंट सेटअप में फुटबॉल का जो टीम था उसका हिस्सा था, तो उसे उसी टीम से निकाला गया। अब आते हैं कि इसमें डिजीज़ क्या है, एम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या है। एक्सीडेंट जो था कार का, ये हमारे पास डिजीज़ है। एम्पेयरमेंट क्या था? एम्पेयरमेंट मैंने पहले आप लोगों को कहा कि हमारे पास लाज है या इब्नॉर्मेलिटी है, चाहे वो लाज हमारे पास साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो या किसी फंक्शन का हो, तो उसको हम एम्पेयरमेंट कहते हैं। इसी इंडिविजुअल का पाँव कट जाना, ठीक है, ये हमारे पास एम्पेयरमेंट है, यानी उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की लाज हो गई, ठीक है। इसकी वजह से उसकी एबिलिटी ख़त्म हो गई, किस चीज़ की? फुटबॉल खेलने की। तो फुटबॉल खेलने की, पहले सोसाइटी इसके लिए वही फुटबॉल खेलना नॉर्मल समझ रहा था, लेकिन अब उसकी पाँव नहीं है तो इसी पाँव से ये फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो ये क्या है? डिसेबिलिटी है। आप इसी डिसेबिलिटी की वजह से ये फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो इसकी टीम में कोई जगह नहीं है, इसकी टीम में कोई रोल नहीं है, तो इस बंदे को टीम से निकाला गया। तो टीम से निकाला गया यानी इसका कोई रोल नहीं है, इसको हैंडीकैप कहते हैं, इसको हैंडीकैप कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस एक्टिविटी का एक और भी मकसद था, और होता मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को, एक है मोर्बिडिटी यानी डिजीज़ का रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट। क्योंकि अगर हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो इन्हीं वैक्सीनेशन के ज़रिए वो बीमारियाँ जो कि पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर काज कर सकती थी, उन्हीं डिसऑर्डर की वजह से डेथ हो सकता था, या उन्हीं डिसऑर्डर की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती थी, तो इन्हीं डिसेबिलिटी, डेथ या इलनेस, इन्हीं चीज़ों को हम इम्यूनाइजेशन के ज़रिए रिड्यूस कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के ज़रिए इन्हीं चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं।